नमस्कार, आप देख रहे हो हॉर्नबिल टीवी भारत। आज भारत 79वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आशा और आकांक्षाओं का त्यौहार की शुभकामनाएं दी और भारतीय सेना की बहादुरी का उल्लेख करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का पहला सार्वजनिक जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे गर्व है कि मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को सलाम करने का अवसर मिला। उन्होंने भारतीय बलों की वीरता की सराहना करते हुए कहा कि हमारे सैनिकों ने दुश्मन को उसकी कल्पना से परे दंडित किया है। यह बयान सिर्फ एक ऑपरेशन की जानकारी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति बलिदान देने वाले वीरों के प्रति सम्मान और गर्व का प्रतीक भी है। सुनिए। आज 15 अगस्त का एक विशेष महत्व भी मैं देख रहा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है। और इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया।
आतंकों और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए गए भाषण पर तीखा हमला बोला है। सपकाल ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम का विरोध किया और अंग्रेजों का साथ दिया, आज वही सत्ता में है। उन्होंने कहा कि देश स्वतंत्रता के असली सपने में दूर होता दिख रहा है और दावा किया भारत एक और स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की आलोचना करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, लाल किले से पहले सिर्फ सच बोला जाता था, लेकिन पिछले 10 भाषणों में झूठ का बोलबाला रहा है। हर्षवर्धन का सपकाल ने प्रधानमंत्री पर संविधान को हटाने के एक छिपे हुए एजेंडे को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री ने पहली बार आरएसएस का जिक्र सिर्फ इसलिए किया क्योंकि 75 साल की उम्र में उन्हें सेवानिवृत्ति को से बचना है। भारत की आज़ादी एक बड़ी जंग थी और उस जंग के माध्यम से भारत का भविष्य किस प्रकार से रहेगा यह सुनिश्चित किया था। और भारत की आज़ादी में सब लोगों ने साथ चलने के कारण जो समाजवादी विचार जो पनपा और जो बढ़ा, उसी को अभिप्रेत भारत का निर्माण होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से जो लोग अंग्रेजों के साथ थे और आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ थे, आज उनकी सत्ता है और ऐसे चलते हुए आज़ादी का जो सपना था वो सपना कहीं ना कहीं खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर इस देश आज़ादी के लिए और हमारी प्राचीन जो गरिमा है और हमारी जो लिगेसी है उसको कतई वो नहीं भूलेगा और एक दूसरी आज़ादी की तरफ भारत बढ़ रहा है। इतना ही आज के स्वतंत्रता संग्राम के अवसर पर कहना चाहूंगा। आज प्रधानमंत्री ने पिछले 11 साल से वो हर बार 15 अगस्त के किले से भाषण दे रहे हैं। उनके पहले ऐसा होता था कि आज हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या बोलने वाले थे देश का ध्यान रखता था और वहां केवल सच बोला जाता था। मगर बदकिस्मती से आप पिछले 10 जो उनके वहां के लाल किले की जो स्पीच है उसको आप यदि देखोगे और उसका यदि विश्लेषण करोगे तो झूठ पे झूठ ही उन्होंने वहां से फेंका है। ये भारतीय होने के नागरिक होने के नाते मैं बड़े दुखद अंतःकरण से कहना चाहूंगा। और उनका तो एजेंडा तो साफ है कि भारत के संविधान को हटा के बेंच ऑफ थॉट को वहां लेके आना चाह रहे हैं और अपनी 75 साल होने के बाद जो रिटायरमेंट है उसको बचाना चाहते हैं और दोनों के कारण शायद उन्होंने वहां पर आरएसएस का पहली बार उल्लेख किया होगा। देखो ये घिनौनी राजनीति करने वाले लोग हैं। आज़ादी जिस प्रकार से हमारे देश को मिली थी उस पर वहां पर टिप्पणी होना आवश्यक है, मगर ये गैर जरूरी और नफरत फैलाने वाले बात वो करते रहते हैं। रही बात कि पिछले 11 साल से आप क्या कर रहे हो, इसका जवाब तो उन्होंने नहीं दिया और देश में एक अशांतता निर्माण करने के दृष्टिकोण से वो हर बार अपनी बयानबाजी करते रहते हैं। तो अच्छी बात है, मगर वो ट्रंप का फोन आने के बाद अपनी बात से मुकर न जाए। नरेंद्र फिर से एक बार सिलेंडर नजर होते नहीं नजर आए, बस यही उम्मीद करते हैं। इमरजेंसी का उन्होंने उल्लेख किया। इसके पहले जो तमाम 11 साल में उन्होंने किए हुए जो बयान है और भाषण है उसको टटोल के देखो, इसलिए उनको ज्यादा गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता नहीं है। ये रोजगारी बहुत बड़ी समस्या और रोजगारी के लिए जो जिम्मेदार है वो नरेंद्र मोदी है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2014 में हर साल 2 करोड़ नौकरियां निर्माण करने का उनका जो वादा था, उनकी जो कसम थी, क्या आज 22 लाख वोटर जो है, 22 लाख रोजगार जो है वो पैदा हुए हैं? तो 22 लाख रोजगार तो 22 करोड़ रोजगार तो पैदा नहीं हुए। और आज उनकी जो घोषणा है वो कुछ जमाने पहले उन्होंने हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख डालने की भी बात की थी,
तो ये 15 लाख जैसा ये 15,000 का न हो। जम्मू कश्मीर से एक बड़ा राजनीतिक और प्रतीकात्मक क्षण सामने आया है। 8 साल बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को श्रीनगर स्थित बख्शी स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की। वहां ऐसा करने वाले पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि 15 अगस्त के मौके पर केंद्र सरकार कोई बड़ी घोषणा करेगी। हम सब इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मंच से एक भावनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा, जब मैंने पिछली बार इस मंच से भाषण दिया था तब जम्मू कश्मीर के पास अपनी पहचान, अपना संविधान, अपना झंडा और राज्य का दर्जा था, लेकिन आज इसमें से कुछ भी नहीं बचा है। यह बयान अनुच्छेद 370 की समाप्ति और राज्य के विभाजन के बाद जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर एक तीखा राजनीतिक संदेश देता है। सुनिए। 6 साल से ज़्यादा अरसा बीत चुका है जबकि जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने चुने हुए नुमाइंदे को यहाँ से तकरीर करते हुए सुना है। मुझे खुद 11 साल हो गए जबकि मैंने यहाँ इससे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को यहाँ इस स्टेज से जो है खिताब किया। इन 10-11 सालों में बहुत कुछ बदला। जहां पिछली बार जब मैं यहां खड़ा था तो जम्मू कश्मीर रियासत का वजीर आला था। इस मुल्क में हमारी अपनी एक पहचान थी, हमारा एक खसूसी दर्जा था, हमारा अपना झंडा था, हमारा अपना आईन था। आज वो उनमें से कुछ भी रहा नहीं। यहां तक कि जो रियासत का दर्जा हमारा था वो भी आज हमारा है नहीं। जमहूरियत दोबारा हासिल करने में भी हमें बहुत इंतजार करना पड़ा। इतना इंतजार क्यों कराया गया उसका भी अभी तक हमें सही मायने में जवाब मिला नहीं। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। आज कम से कम जम्मू कश्मीर में लोगों की अपनी हुकूमत है जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के उस हुकूमत को कायम करने में अपना रोल अदा किया। सच माने तो मैं खुद अपने आप इस सोच में लगा रहा कि ये 15 अगस्त की तकरीर मेरी कैसी होगी, मैं किस अंदाज में जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करूंगा, क्या माहौल होगा, क्या अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे। एक चीज तो मैं जानता था कि शायद वो रूटीन तकरीर, वो नॉर्मल तकरीर, उसकी गुंजाइश कम ही नजर आ रही थी। हुकूमत की दी हुई लिखी हुई तकरीर पढ़ने का मेरा इरादा था नहीं, क्योंकि अगर मैं वो पढ़ता तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को लगता कि सारा कुछ ठीक है, कि यहाँ बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं, लोग अपनी जगह मुतमैन हैं, लोग अपनी जगह खुश हैं और लोगों को कोई आने वाले दिनों में कोई बदलाव चाहिए नहीं। कुछ हमारे दोस्त और खैर खा जो हैं वो बार बार मुझे बताते रहे कि अब इस साल कुछ बदलेगा, इस साल ऐलान होगा, आप इंतजार करिए, 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली से बड़ा ऐलान होगा। हालांकि हकीकत यह है कि ज्यादा उम्मीद थी नहीं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब बार बार कोई इंसान कोई चीज सुनता है तो कहीं ना कहीं दिल के एक छोटे से कोने में एक बात जाके बस जाती है। और बड़ी बेसब्री से हमने उस तकरीर का इंतजार किया और इंतजार किया कि शायद कहीं इस तकरीर के एक कोने में जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान जो है वो हमें सुनने को मिलेगा। ये तब भी मुझे कहा गया था कि कागज तैयार हो रहे हैं, बस अब वक्त की बात है, आप इंतजार करिए, हो गया। हमने इंतजार किया, हुआ नहीं।
लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को केंद्र सरकार की ओर से 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह योजना 1 लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ तुरंत प्रभाव से लागू की जाएगी और इसका लक्ष्य 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है। योजना के प्रमुख बिंदु पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारी को EPFO में पहली बार रजिस्टर्ड कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। 15,000 की सहायता 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद, दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और बिटिया सच्चरता प्रशिक्षण के बाद भुगतान DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ABPS आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से होगा। पात्रता जिनका मासिक वेतन 1 लाख तक है। भाग 2 में अतिरिक्त रोजगार के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहन 6 महीने की लगातार नौकरी देने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारियों पर 3,000 प्रति माह मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र में प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ेगा। शर्तें 50 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान कम से कम 2 अतिरिक्त कर्मचारियों रखने होंगे। 50 या अधिक वाले कम से कम 5 अतिरिक्त कर्मचारियों के नियोक्ताओं को भुगतान पेन क्लिक बैंक खातों में किया जाएगा। सुनिए। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर लखनऊ से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर में झंडारोहण किया और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते हुए कहा, हम सभी वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। अपने संबोधन में सीएम योगी ने देश की सेना, अर्थव्यवस्था और उत्तर प्रदेश के विकास का जिक्र करते हुए कई अहम बातें भी कही। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंक का सफाया कर दिया है। मेड इन इंडिया की ताकत अब दुनिया देख रही है। ब्रह्मस मिसाइल की ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान से पूछिए इसकी सच्चाई। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रदेश को लेकर सीएम ने कहा, उत्तर प्रदेश अब निवेशकों का ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है। 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतरा है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। 34 जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और लागत घटेगी। यूपी अब कानून व्यवस्था का मॉडल बन चुका है। सीएम योगी ने देशवासियों से राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने और स्वदेशी मॉडल को अपनाने की भी अपील की।
कैसी के बचाई पहिचाना इहे भूमि होई तमदेश आई हो थारू हो भाई कैसे के बचाई पहिचाना कैसे के बचाई पहिचाना भरत सिंह शौर्य चक्र से सम्मानित। आतंकवादियों के खिलाफ कर्नल भरत सिंह की वीरता, दृढ़ता और कर्तव्य के प्रति समर्पण हेतु उन्हें शौर्य चक्र प्रदान किया गया। और अब शहीद हवलदार कुंवर सिंह चौधरी वीर चक्र से सम्मानित उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी जी मंच पर आएंगी। दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देश की वाले शहीद हवलदार कुंवर सिंह चौधरी की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सम्मानित हो रही हैं। दर्शकों, आपकी तालियां बिल्कुल थम सी गई हैं। और अब शहीद नायक राजा सिंह, उनकी पत्नी चंद्राना देवी शहीद नायक राजा सिंह वीर चक्र से सम्मानित हैं। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की सेना को धूल चटाने वाले शहीद नायक राजा सिंह, उनकी पत्नी चंद्राना देवी। शहीद मेजर रितेश शर्मा, उनके पिता श्री सत्य प्रकाश शर्मा कृपया मंच पर आएं। करगिल युद्ध में ऑपरेशन रक्षक के दौरान आतंकवादियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर रितेश शर्मा। शहीद एनसी पुताली, उनके भाई श्री मुन्नीलाल जी कृपया मंच पर आएं। अरुणाचल प्रदेश में सैन्य अभियान के दौरान एयर क्रैश में। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश से जुड़े हर खबरों के लिए जुड़े रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत के साथ।